गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी, तो क्या टॉपिक कल बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था भाई। सर हमने ऑडिट का डेफिनेशन चालू कर दिया था। आप लोगों ने अपनी कॉपी से मेरे ख्याल से नोट भी किया है, कर लिया था। कल नोटिंग करने को बोला था, मैंने आपको कहा था कि बेसिक वाला सारा काम हम नोट करेंगे और उसके जस्ट बाद आप लोगों को नोट्स एंड बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो डेफिनेशन का आज हम लोग करने वाले थे पोस्टमार्टम, और हमने सबसे पहला वर्ड तो कल ले लिया था। हमने कहा ऑडिट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बराबर। तो इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या था? विदाउट एनी प्रेशर, है ना। किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। बंदा कोई इन्फ्लुएंस में आकर के अगर ऑडिट करता है तो इसका मतलब है कि वो वैलिड होने वाली नहीं है, मतलब लोग उसके ऊपर भरोसा करने वाले भी नहीं है। बट ऑब्वियस है। और आपको मैंने कल एग्जाम्पल दे दिया था। कौन सा एग्जाम्पल दिया था बताओ? कि एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट अगर किसने किया, बियानी सर ने किया या उनकी डॉटर ने किया, तो लोग उस पर भरोसा करने वाले नहीं है कि जो बंदा काम कर रहा है वो खुद ही उसकी क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। बहुत सिंपल है। देन उसके बाद में अगला वर्ड हमारे पास में एग्जामिनेशन का है। तो एग्जामिनेशन वाला वर्ड कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। अब ऑडिट वैसे तो दोनों का मिला जुला कंसेप्ट है, लेकिन लिखना हमेशा अपने को क्या है? एग्जामिनेशन, है ना। डिटेल काम हमारा नहीं है। ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत काम का वर्ड हो गया। अब जैसा आप लोग जानते हो, अब हियरिंग, है ना। चलिए, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हम लोग बात कर रहे थे। अब ये एक डेफिनेशन आप लोग देख रहे हो जो लॉ में भी बहुत काम की है और ऑडिट में भी बहुत काम की है। एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट सिंपल क्या है? एक तरह से सिंपल अगर बोलूं तो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या मैं ऐसे बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब यहां से मेरे साथ में चेक करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच प्रोवाइड, क्या लिखा हुआ है? which provide financial information of entity and which is useful for users। कल आप लोगों में से मेरे ख्याल से आपने एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने कहा था कि क्यों आपको ऑडिटर की जरूरत है। तो आपने कहा सर ऑडिटर लोगों को बताएगा कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे एकदम सही सही है, बढ़िया बढ़िया है। तो मैंने आपसे फिर क्वेश्चन किया था, लोगों को क्या करना पता करके? तो आपने कहा कि सर इन्वेस्टर्स हैं, लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे, और जो पैसा लगाएंगे उनको कम से कम पता होना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम बढ़िया वाले हैं, एकदम सही वाले हैं। तो उन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं? यूजर्स। तो अभी मैं यूजर के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, लेकिन पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन मेरे साथ चेक करो। सेक्शन दे के रखा है, लॉ में भी काम का है, 240 ऑफ कंपनीज एक्ट, 2 क्लॉज 40। और कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले नंबर पे बैलेंस शीट, दूसरे नंबर पे P&L, और अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तीसरे नंबर पे कैश फ्लो एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसी का एग्जामिनेशन करना, इसका मतलब है ऑडिट करना, बराबर। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बहुत सिंपल। तो मेरे साथ में है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक तो सेक्शन याद करो, बोलो कौन सा सेक्शन है? 240, बराबर। 4 चीजें इंक्लूड रहेंगी। नंबर 1 पे बैलेंस शीट, नंबर 2 पे P&L एंड इनकम एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नंबर 3 पे कैश फ्लो एंड नंबर 4 पे एक्सप्लेनेटरी नोट्स। बहुत सिंपल, बराबर। अब हमने कहा कि सर ये बात तो समझ में आई, लेकिन यहां पे हमारे यूजर्स कौन हैं? तो आप देखो मेरे साथ यहां पे। अब सवाल ये आया कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन काम आएगी यूजर्स के, तो मैंने वहां पे लिखा है पर्सन यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर देयर डिसीजन मेकिंग, बराबर। डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड यूजर्स, बराबर। अब यूजर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बहुत सिंपल है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब इंटरनल की लिस्ट चेक करो। सबसे पहला नंबर ओनर और शेयर होल्डर, फिर बोर्ड, फिर एम्प्लॉय और फिर वर्कर। चलिए अब एक एक पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आया ओनर। ओनर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंटरेस्ट है? प्रॉफिट। अच्छा, ओनर का मतलब हो गया, सपोज करो कि मेरा एक दुकान है,
बड़ा सा दुकान मैंने लगाया है, बहुत लाखों करोड़ों की इनकम हो रही है, और अकेले मेरी शॉप है भाई, और मैं उस शॉप का कौन हूं? मालिक हूं। तो अभी मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि कितना माल बिक रहा है, कितना माल आ रहा है, और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। और इन सब के लिए मुझे एश्योरेंस देने वाला एक ही बंदा है, ऑडिटर। अभी बोल देता हूं मैं, ऑडिटर, जो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिन करके मुझे लिख करके दे देगा, तो मुझे भरोसा हो जाएगा। बराबर। आप जैसे ऊपर देखोगे तो मेरा ये सनसिटी आइसक्रीम वाला है ना, इसका दिन भर का सेल बहुत है। सुबह 11 बजे ओपन होता है और रात को 11, साढ़े 11, 12 तक इसका ओपन रहता है ना। दिन भर में बहुत सारे शेक, जूसेस, सैंडविचेस, पिज्जा, है ना। भूख तो नहीं लग रही? तो ये सारे के साथ लग रही है, बैच के बाद टाइम मिलेगा, आराम से जाना। बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सेल होती है। अब उसका जो ओनर है वो एनी टाइम तो वहां पे प्रेजेंट रहता नहीं है, दूसरे लोग हैं वहां तो काम करने वाले। तो उसको कैसे पता लगे कि मेरे वहां पे जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट मुझे सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यही एक बंदा है, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो उसकी मदद करेंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है ये उसको एक ही आदमी बता सकता है, और वो कौन होगा? ऑडिटर, है ना। अच्छा, दूसरे नंबर पे आया मेरे पास में शेयर होल्डर। ये कंपनी के लोग हैं। अब आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सपोज करो मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, वाकई में हूं, रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर हूं। मैंने रिलायंस के शेयर खरीद के रखे हैं, लेकिन आज तक कभी मैं रिलायंस कंपनी में गया नहीं गया। मीटिंग्स कभी मैंने अटेंड की नहीं। मेरे पास सिर्फ क्या आता है कंपनी से? डिविडेंड। तो मुझे कैसे पता कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं है? मैं कैसे भरोसा करूं? मैं तो अपने घर बैठा हूं। बोलो। उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी हर साल मेरे पास में आता है। अब मैं कैसे मान लूं कि उसमें जो लिखा है सब कुछ सही है? क्योंकि उस पर साइन है ऑडिटर के। बराबर। तो डिसीजन मेकिंग, मैं उस कंपनी के शेयर रखूं नहीं रखूं, बेचूं, मेरे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कौन कर रहा है? ऑडिटर। तो मेरा इंटरनल सेकंड यूजर हो गया शेयर होल्डर। तीसरे नंबर पर बोर्ड। अब देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी को चलाएंगे, है ना। अब आप सोचो, इतनी बड़ी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हर जगह पहुंच सकते हैं क्या? तो इंटरनली एम्प्लॉइज सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं किसी एरिया में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? कोई अपन एक बहुत जबरदस्त वाला आगे पॉइंट पढ़ेंगे जहां पे आएगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। एम्प्लॉय एक बहुत जबरदस्त काम कर सकता है, एसेट का मिस एप्रोप्रिएशन कर सकता है। सामान उठा करके घर पे ले जाए, स्क्रैप बेच दे, पैसा जेब में डाल दे। तो इन सबके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एश्योरेंस देने वाला बंदा कौन? ऑडिटर। तो वही चीज हो गई, यूजर के अंदर कवर है। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉइज और वर्कर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना है? उससे उनको क्या लेना देना है? हाँ, अब हम सब जानते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, जिस वक्त में आप लोग का सीए हो जाएगा ना, तो सीए होने के बाद सपोज करोगे आप लोगों ने सोचा कि किसी कंपनी को ज्वाइन करना है ना। तो एक साथ तुम्हारे पास में 3-4 कंपनीज के जॉब ऑफर आ गए, एक साथ आ गए। अच्छा, पहला तुम्हारा टारगेट रहेगा पैकेज। कौन पैकेज दे रहा है? बढ़िया पैकेज देने के बाद थोड़ा सा प्रमोशन के चांसेस, कंपनी, ये सब देखोगे। अब सोचो कि उन चारों कंपनियों ने तुमको एक जैसा पैकेज ऑफर कर दिया है भी चारों कंपनियां एक ही जगह पे। सपोज करो एक कंपनी पुणे में हो और एक कंपनी उधर साउथ में गई हो, तुम पुणे प्रेफर करोगे? यार बॉम्बे पुणे अपने टच में, अपन वहां चले जाते हैं। क्या हो गया? देना दे दो। किसको देना है? दे दो। हाँ जी। तो अब सवाल यह हुआ, ऐसे में आप लोग देखना चाहोगे उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि आपको पता रहे कि ये कंपनी कैसी चल रही है, ग्रो करेगी या ग्रो नहीं करेगी। इस कंपनी में जॉब लेते हैं तो हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सोचो, अपने पास बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसके लिए। जेट एयरवेज, जिन लोग ने स्टार्टिंग में जेट एयरवेज ज्वाइन किया होगा, उन्होंने तो देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, स्टार्टिंग 2 साल 4 साल, है ना। फिर अभी पिछले महीनों में, कुछ दिनों में जिन्होंने ज्वाइन किया होगा और उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे होंगे और ज्वाइन करने का सोचा होगा, तो शायद ज्वाइन नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने से उनको समझ में आ जाएगा
कि भैया ये कंपनी में तो लोन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉफिट उतना दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करेंगे ना आप लोगों की, बराबर। फिर ये तो सारे हो गए इंटरनल लोग जिनका लेना देना सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, और अगर इनका लेना देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है तो सोचो ऑडिटर से भी है। खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम चलने वाला नहीं है। अब एक्सटर्नल में सबसे पहले नंबर पे आया क्रेडिटर। कौन है ये लोग? जिन्होंने हमारी कंपनी को मटेरियल दिया है, कुछ सप्लाई किए हैं, उधार पे सप्लाई किए हैं। अब सोचो तुमने एक नया नया कंपनी बनाया है ना, और पहली बार में तुम किसी के पास जाकर के प्रपोजल दे दो, सर हमको 100 करोड़ का माल उधार में दे दो विदाउट एनी सिक्योरिटी। कोई देगा क्या? नहीं देगा। अब मैं अक्सर घर पे बैठ के सोचता हूं यार, ये बैंक वाले रोज कहते हैं कि हमारा 900 करोड़ का लोन लेके कंपनी भाग गई, हमारा 9000 करोड़ का लोन लेके भाग गई, तुमने दिया क्यों इनको? मुझे तो नहीं दे रहे तुम। मेरा अक्सर मैं रियली में सोचता हूं कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं, 100 करोड़ का लोन ले लूं, भागे हूं जोधपुर छोड़ के, इंडिया छोड़ दूं, 100 करोड़ में अपना बहुत आराम से जिंदगी चल जाएगी, पर मुझे देंगे ही नहीं वो 100 करोड़ रुपया। तो इनको क्यों दिया? सर क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जोरदार था। जब इन्होंने पैसा लिया ना, तब इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त था। और ये जबरदस्त किसने बोला? किसने बोला? सीए ने, वही अपने ऑडिटर ने बोला। तो आज क्रेडिटर अगर सप्लाई करेंगे तो वो इसीलिए करेंगे क्योंकि उनको पता है हमारा पैसा डूबने वाला नहीं है, क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है। और ये कंपनी ने नहीं बोला है, ऑडिटर ने बोला है, इसलिए वो लोग भरोसा कर रहे हैं। सेम मैंने एग्जाम्पल आपको बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी दे दिया है ना। अब सोचो हम लोग गए एक्सेल कॉमर्स एकेडमी के लिए लोन लेने के लिए, मान लो है ना, हमने उनको जाके बोला सर 50 करोड़ का लोन दे दो। दे देंगे, आपके पास बिल्डिंग विल्डिंग सब है, बहुत आराम से आपको लोन देंगे। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। आप सुनना ध्यान से, रियल हकीकत वाली चीज बता रहा हूं। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, बोले सर ये ऑडिटेड तो है ही नहीं। तो सर क्या फर्क पड़ रहा है, हमने बनाए एक ही बात है। नहीं सर, आप फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना सकते हो। रियल वाले अलग और बैंक से लोन लेने के लिए अलग। तो हम आप पर भरोसा क्यों करें? तो भाई किस पे भरोसा करोगे? एक ही बंदा है और वो कौन है? ऑडिटर। सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ, हम आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। तो आप सोचो, इसीलिए इन सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, अपन सोचते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन सारी कंपनीज पे लोन है। और इनको लोन मिला ही क्यों है? क्योंकि इन सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत मजबूत है। और वो क्यों है? क्योंकि ऑडिटर ने उसको जस्टिफाई किया, सर्टिफाई किया। अपने को ध्यान रखना है। अब सवाल आता है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना है? अरे बहुत है भाई, टैक्स मिल रहा है, सबसे बड़ी बात आप जानते हो। तो ये भी यूजर में है, तो गवर्नमेंट कैसे मान लेगी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, टैक्स सही है आपका? अगेन ऑडिट, भाई ऑडिट, एक ही चीज है अपने पास में, ऑडिट है। फिर आया प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जो तुमने कल बोला था। मेरा लॉटरी लग गया, अभी 1 करोड़ आ गया मेरे पास लॉटरी में। अब मैं सोच रहा हूं इन्वेस्ट करूं, और कंपनी में करूंगा मैं, तो भाई इक्विटी शेयर्स में लगाऊंगा पैसा, है ना। अब कौन सी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में लगाऊं? उसके लिए मेरे पास सबसे बेटर तरीका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटेड वाले होंगे वो चेक करूंगा, जिसका अच्छा रिटर्न दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट दिख रहे हैं, उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत काम के हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग आज कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वो जो ऑडिट का डेफिनेशन है उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, उसका हर एक वर्ड समझ रहे हैं, बराबर। और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझो। कभी ये मत समझो कि ऑडिट का सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी लेके चलोगे तो जिंदगी में ये सब्जेक्ट तुमसे नहीं संभलेगा। बहुत प्रैक्टिकल है एकदम, सब चीजें जो बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल ही है। तो हमने कहा कि सर डेफिनेशन पे वापस आ गए। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका? किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? तो हमने कहा सर एंटिटी का। एंटिटी वर्ड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, कुछ भी बोलो, आगे हमने दिया। ये एंटिटी चाहे हो प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मतलब बताइए ऑडिट किस किस का होता है? सर ऑडिट सबका मान लो, सबका मान लो मतलब चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट वाली हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन, सबका ऑडिट होता है। ठीक है।
अब आप कहोगे सर प्रॉफिट वाले का ऑडिट होता है तो समझ में आया, नॉट फॉर प्रॉफिट वाले का ऑडिट क्यों होता है? ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, सबसे बढ़िया चीज सुनना, नॉट फॉर प्रॉफिट स्कूल में पढ़ के आए, 11th 12th में भी पढ़ा आप लोग ने, हमने क्लब बनाया, क्लब जिसमें आप सारे लोग मेंबर्स बन गए, सब लोगों ने डोनेशन दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया, हमने आपको सर्विस देनी शुरू की, हम उसकी मैनेजिंग कमेटी में है। अब आप सारे क्लब के मेंबर को क्या पता कि आपके पैसे का यूज हम कहां कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? उसके लिए भी क्या चाहिए? ऑडिट। जो भी बनेगा इनकम और एक्सपेंडिचर उसका क्या चाहिए? ऑडिट। तो इसीलिए कैसा भी एंटिटी हो सकता है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, आगे समझना, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। साइज वर्ड अंडरलाइन किया, 3 वर्ड लिखो साइज के साथ में, पूरा पोस्टमार्टम कर दो। 3 तरह की साइज हो सकती है, जल्दी बोलो। स्मॉल, मीडियम और बिग साइज। लार्ज लिख दो, लिख दो, लिखना है, इतना ढंग से लिख लो कि कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम खुद ही लिख दो उसका आंसर। यस सर, हमको 3 चीजें लिखनी है, और एस्टीमेट ले आएगी आज ही ऑडिट का। हाँ जी, अभी इस तक पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा, है ना? तो साइज में 3 लिखा है आपने, चाहे वो एंटिटी स्मॉल साइज हो, चाहे वो मीडियम साइज हो, चाहे वो बिग एंटिटी हो, सबका ऑडिट होता है, सबका होता है ना? किसी भी साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आगे लिखा है एनी लीगल फॉर्म। सर लीगल फॉर्म क्या होता है? चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो। टैक्स में पढ़ते हो ना तुम, है ना? कुछ भी, वो सारा टैक्स में तुम एक वो वर्ड पढ़ा होगा ना, पर्सन। सर ने बता दिया क्या? पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा ना, तो बस वही तो है, वो सारे लोगों का ऑडिट हो सकता है। तो कैसा भी लीगल फॉर्म हो, सबको चलेगा। देखो मैंने इधर लिख भी दिया है, ये देखो, एनी टाइप ऑफ एंटिटी, प्रॉफिट ओरिएंटेड या नॉट फॉर प्रॉफिट हो, स्मॉल बिग साइज हो, मीडियम साइज भी इसमें इंक्लूड है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, सबका ऑडिट होता है। यस, इंडिविजुअल पर्सन का भी। सर कैसे? बता देता हूं। गवर्नमेंट का अभी रूल था कि अगर आपका ग्रॉस इनकम 20 लाख रुपए से बाहर है तो आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? 20 लाख से अगर आपका लिमिट बनाती है गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें भी 2 बातें होंगी। मैं 20 लाख से कम हूं फिर भी चाहता हूं मैं ऑडिट करवाऊं, तो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर है तो मैं चाहूं चाहे नहीं चाहूं, गवर्नमेंट का रूल है कि मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा, इनकम टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, मतलब टैक्स भरना पड़ेगा मुझे ऑडिट करवा के, तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, बराबर? तो इसीलिए इंडिविजुअल भी, इसलिए फर्म भी, इसीलिए कंपनी भी। हाँ, कंपनी में तो ये कंपलसरी है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट कंपलसरी है। फिर आपकी कंपनी चाहे छोटी सी कंपनी हो, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, बिग साइज, है ना, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, कैसी भी कंपनी हो, कंपनी का ऑडिट तो लॉ की तरफ से कंपलसरी है, करवाना ही करवाना पड़ेगा, बराबर? तो हमने कहा इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। यहां तक बात खत्म हुई। आगे लिखा है व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है विद ए व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। पर्पस क्या है ये सब ऑडिट करने का? बताओ। ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा तो ऑडिट करने के बाद उस पर क्या रखेगा? अपनी ओपिनियन। What is the meaning of the word opinion? राय, है ना? इसको समझना, इट्स कॉल पॉइंट ऑफ व्यू। लिख लो ओपिनियन के नीचे, पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बराबर? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और सबसे बढ़िया बात सुन लो, हम सिर्फ इस पर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, हम किसी चीज की कोई गारंटी नहीं ले रहे। आपको आगे की 2-3 क्लासेस में मैं 1 नंबर का ये क्वेश्चन भी बताऊंगा कि सीधा सीधा सा आ जाएगा कि ऑडिटर गिव्स 100% गारंटी ऑफ करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पॉसिबल है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी आपके सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस। एश्योरेंस को हिंदी में बोलते हैं आश्वासन। हम आपको सिर्फ नेता लोग देते हैं ना, जैसे बस ये थोड़ा नेता लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है। अब मेरा ओपिनियन है, अब ओपिनियन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, बराबर। जैसे सपोज करो कोई मूवी रिलीज हुई, बराबर, ये अपनी कौन सी आई थी अभी, कलंक से पहले, हाँ चलो कलंक आई, या उससे पहले वो जो इसका गाना फेमस हुआ था रैप वाला, कौन सा, क्या नाम था उसका, गली बॉय, है ना, गली बॉय आई, केसरी आई। अब सोचो कि मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा गली बॉय देख के आ गए, यस सर देख के आए, मजा आ गया सर, क्या गाया है, गली गली, बराबर, मस्त गाना गाया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी देखने जाऊंगा। मैं चला गया देखने के लिए। अब जिस दिन देखने गया उस दिन मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, बहुत बुरी तरह से, भयंकर वाला, दिमाग खराब हो रहा था, सर दर्द हो रहा था मेरा। तो मैं ये सोच रहा था, अच्छा मेरे पास में दो चॉइस थी, रियल किस्सा बता रहा हूं आपको, रियल किस्सा बता रहा हूं। मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं गली बॉय चला जाऊं, और दूसरा वो अपनी आई थी ना, कौन सी, अजय देवगन वाली, धमाल कमाल, कौन सी थी, क्या था, टोटल धमाल। तो दोनों इधर ही गया था मैं, बाइस्कोप में, दोनों पास पास में ही चल रही थी। तो मैंने बोला कि यार अपन आज टोटल धमाल चलते हैं। सबने कहा रिव्यू बेकार है, कोई मतलब नहीं है, पिक्चर अच्छी नहीं है। मैंने कहा देखो आज वैसे दिमाग बहुत पका हुआ है, तो अपने को तो ऐसी पिक्चर देखनी है जिसमें लॉजिक्स ही नहीं हो, बस यूं देख के लग रहा है अरे वाह क्या फनी हो रहा है, बस उतना ही देखना है। सब बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं गली बहुत जोरदार पिक्चर चलना है। सबका ओपिनियन था कि बहुत अच्छा है, और टोटल धमाल बेकार पिक्चर है। ठीक है भाई, दिखने गए, पिक्चर नो डाउट बहुत अच्छी थी, पर चूंकि सर में पहले से ही दर्द था भयंकर वाला, और वो जो पूरी पिक्चर में गाने सुने और दिमाग घूम गया। अरे मैंने कहा भाई अब तो मेरे से सहन ही नहीं हो रहा है, हर 1 मिनट के अंदर एक गाना आ रहा है, बराबर, अपना टाइम आएगा, बराबर, अरे भाई आएगा, ठीक है। फिर हर एक चीज के अंदर गाना गाना गाना, दिमाग पक गया पूरा। ठीक है, इंटरवल में बाहर आया तो मैंने उसको, वो मेरे अच्छा कैंटीन वाला भी, चूंकि रेगुलर जाता हूँ मैं मूवी देखने, वो बोले सर क्या हुआ, थके हुए लग रहे हो। मैंने कहा कॉफी पिला, भी दिमाग खराब हो रहा है मेरा आज, तो मैं इतना थका हुआ हूं। तो सर इधर क्यों गए, आपको उस पिक्चर में जाना चाहिए था, मजा आ जाता, आपको कॉमेडी, हंसते रहते हैं आप बैठे बैठे। तो अब सवाल ये है, एक पर्सन का ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज को लेकर के अलग हो सकता है, सेम चीज के दूसरे बंदे का अलग हो सकता है। तो ऑडिटर गारंटी नहीं देता है, वो कहता है अकॉर्डिंग माय ओपिनियन, मैंने जैसा चेक किया उसके हिसाब से सही है। और सबसे बड़ी बात, उसकी ओपिनियन पे लॉ और लोग करते हैं भरोसा। बाकी हर किसी का ओपिनियन का मतलब ही क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज अलग हो सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वो तुमको वो मोटिवेशनल स्पीकर एक लाइन बोलते हैं ना, पानी का, ये ध्यान में आ गया। एक का पॉइंट ऑफ व्यू होगा सर इतना खाली है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू होगा सर इतना भरा हुआ है। ये तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो ऑडिटर भी अपना सिर्फ क्या दे रहा है, ओपिनियन। हाँ ये जरूर है कि ऑडिटर के ओपिनियन पे लोग क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं कि अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ऑडिट क्या है बेसिकली सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन है, और देन उस पर प्रेजेंट करना है अपना ओपिनियन। क्या रखना है, अब सोच के बताओ क्या ओपिनियन देना है। ये डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ है, ओपिनियन क्या देगा, वो क्या लिखेगा, वो चीज, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, सही है कि नहीं है, इसको हम बोलेंगे। आगे लिखो, डेफिनेशन के आगे ओपिनियन की लाइन आपने लिखी ना, उसके आगे लिखो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। दिमाग में फिट कर लो, ऑडिट क्या होता है सर, ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखा, वापस बोलता हूं मैं, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। ये एग्जैक्टली उसको अपना ओपिनियन देना है। क्या देना है उसको, ओपिनियन। अच्छा सोचो ये ओपिनियन कैसे देगा, वो कहां पे, स्टेटमेंट पे साइन कर दे या छत पे जाके चिल्लाए ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। याद रखो इसके लिए बनती है रिपोर्ट, जिसको कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। समझ गए बात को, ऑडिट रिपोर्ट में वो लिख करके देगा कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और उस पर अपने कर देगा साइन।
और स्टैम्प लगाएगा, नंबर लिखेगा अपने, जैसे आपके फॉर्म पे साइन होते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट में वो ये बात कहेगा उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ में आई? अब क्या होता है, इसमें बहुत वोकेबलरी काम आती है, उसके नंबर है। जैसे मैंने अभी बोला ऑडिटर को क्या करना है, गिविंग वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। जो मैंने गिविंग वर्ड बोला ना, ये वोकेबलरी का एक पार्ट है। ऑडिट का अपना कुछ स्पेशल वोकेबलरी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई कहता है डिजाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत वर्ड है। कोई चित्रकार थोड़ी है, पेंटर थोड़ी है जो डिजाइन करेगा। लिख सकते हो आप डिजाइन भी, लेकिन यहां वोकेबलरी कहती है क्या लिखना चाहिए? प्रेजेंटेड या प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर बताएगा गिविंग हिज ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर और नॉट, जैसे आपने लिखा। ठीक है, अब सवाल ये आया, ट्रू एंड फेयर का क्या मतलब है? आज पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है। इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, एग्जामिनेशन आपने पढ़ लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग पढ़ लिया, एंटिटी का मीनिंग पढ़ लिया, ओपिनियन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब मैं कह रहा हूं वो ये बोलेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो अब ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है? वो सही है या नहीं है ना? अब ट्रू एंड फेयर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है यहां पे, लेकिन मैं आपको उसका एक बहुत सिंपल सा मीनिंग यहां पे बता रहा हूं। देखना मेरे साथ में, एक पिक्चर भी देख रहे हो आप लोग साथ में। अभी आपको मैं अगले 2 मिनट में ट्रू एंड फेयर की सारी चीजें बता दूंगा, आपको समझ में आएंगी। ये कैमरा तो देख रहे हो ना, इधर वाला, बस ऐसा ही इधर वाला समझ लो। अब सोचो ट्रू एंड फेयर, ट्रू का मतलब वहां से मेरे साथ देख लो, एक बहुत जोरदार वर्ड बता रहा हूं आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। 2 वर्ड है, ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। न कुछ झूठा है, न कुछ छूटा है। समझ रहे हो? ना तो कुछ झूठा है, न ही कुछ छूटा है, सब कुछ सही है ना? तो ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड समझना, ट्रू मीन्स वैलिड एंड कंप्लीट डेटा, और फेयर का मतलब उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। अभी बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल, बराबर। यहां से पढ़ाऊं उससे पहले सोचो, तुम आ गए एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए, यहां पे आ गए। ठीक है, जब भी तुम आए, अभी तुमको बुला सकते हैं हम, इसमें इन्फ्लुएंस वाला मामला थोड़ा कम लगेगा। टीचर स्टूडेंट को हमने इन्फ्लुएंस के मैटर के अंदर नहीं डाला है। तुम आ गए, तुमने एक्सेल का बैलेंस शीट उठा करके देखा, तो बैलेंस शीट में तुमको दिखा ये कैमरा, देख रहे हो? इसका प्राइस दिख गया तुमको कि बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए लिखा हुआ है, या ये जिस सिस्टम से आपको मैं पढ़ा रहा हूं सॉफ्टवेयर, ये कुछ भी समझ लीजिए, 3 लाख रुपया लिखा हुआ है। नाउ कैसे पता करोगे कि ये सही है कि नहीं है? चलो अभी अगले 2 मिनट में आप खुद ऑडिट का काम चालू करने जा रहे हो। हाँ, सबसे पहले तो ये चेक करो, बेसिक पॉइंट बताओ ना, क्या क्या चीजें देखना पसंद करोगे? क्या सबसे पहले इसका बिल देखना पसंद करोगे? अकाउंटेंट से बोलोगे बिल दिखा भाई, ध्यान से सुनते जाना। तुम आए हो ऑडिट करने के लिए 18-19 की, मान लेते हैं 18-19 का ऑडिट करने के लिए आगे हो, और 18-19 के बैलेंस शीट में तुमको हमने दिखाया 3 लाख का। तुम सबसे पहले देखोगे कि इस साल परचेज है कि पुराना परचेज है। पुराना परचेज होगा तो तब का डेप्रिसिएशन लगा हुआ होगा, वो सब ठीक है। अभी का नया परचेज होगा तो नया परचेज है, ओनली इस ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। तो सबसे पहले तो मांगोगे बिल। बिल पे देखोगे परचेज कब की है, बिल देख लिया, चलिए एक स्टेप कंप्लीट। बिल में क्या देखोगे? बिल में, हाँ, बिल में एक तो डेट चेक कर लिया, डेट चेक करने के बाद प्राइस चेक करोगे कि जो है वो वहां पे दिख रही है कि नहीं। ठीक है, अब सुनना, अब ऑडिटर का दिमाग, तुमने जितना अच्छा अकाउंट्स पढ़ा उतना अच्छा ऑडिट समझ में आएगा। ऐसा हुआ कि आपको बैलेंस शीट में दिखा 3 लाख का कैमरा, वहां आपको दिख रहे हैं 2,90,000 बिल में। अब आपने मार्क लगाया कि सर 2,90,000 रुपया आपका कैमरा का प्राइस दिख रहा है और आपका बुक्स में 3 लाख है, 10,000 ज्यादा क्यों लिखे? एग्जैक्टली, हमने कहा भाई साहब इंस्टॉलेशन का खर्चा है 10,000 का, दिखाओ
उसका भी बिल दिखाओ, वाउचर दिखाओ, पेपर दिखाओ, किसको दिया, उसने लिख के दिया होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? अच्छा, अब सोचो, अब क्या क्या चीजें देखना, सोचो। आपको दिख गया कि 10,000 का इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो हमने दिखा दिया है P&L में, और 2,90,000 हमने दिखा दिए हैं बैलेंस शीट में। क्या ये सही है? सबको पता है फिक्स असेट का इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है, ये भी देखना आपका काम है। बता रहा हूं आगे, चलो पहले मेन बात पे आते हैं। तो आपने बिल देख लिया, बिल में प्राइस देख ली, इंस्टॉलेशन के खर्चे देख लिए। अब और बोलो, अभी खत्म नहीं हुआ, ऑडिट का प्रोसेस बढ़िया है। और बोलो क्या देखोगे? एक कैमरा चेक करना है तुमको, बोलो ऑडिटर हो तुम। अरे डेप्रिसिएशन तो एंट्री में देखते रहेंगे, पीछे पड़ गया डेप्रिसिएशन, कर लेंगे डेप्रिसिएशन भी। अभी तो पहले इस चीज को देखोगी है कि नहीं है, और प्रूफ चाहिए हम लोग। हाँ, अरे यही तो सुनना था यार इतनी देर से मुझे। याद रखो, आगे आपको एक बहुत मस्त वर्ड पढ़ाऊंगा, ऑडिटर हमेशा एविडेंसेस ढूंढेगा, सबूत, है ना। और एविडेंसेस होने चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब एक से ज्यादा, एप्रोप्रिएट का मतलब एकदम बढ़िया वाले। बढ़िया वाले मतलब सुनो, बढ़िया वाले का भी मतलब सुन लो। मैं तुमको बिल दिखाऊं या बिल का फोटो स्टेट दिखाऊं, ज्यादा विश्वास किस पे करोगे? क्यों? फोटो स्टेट कुछ भी हो सकती है सर, फोटो स्टेट में क्या गड़बड़ हो सकती है? अभी दे रहा हूं एग्जाम्पल, दे रहा हूं तुमको, अभी दे रहा हूं बेटा, तेरे को अभी एग्जाम्पल देता हूं मैं, सुनना। अगेन सुनते जाओ, बहुत बढ़िया, और एकदम प्रैक्टिकल टच करो इस पॉइंट को। फोटो स्टेट क्यों गड़बड़ है बता रहा हूं, 1 मिनट बाद कैमरे का एग्जाम्पल खत्म करके बताता हूं। तो आपने कहा एविडेंसेस में आपने बिल देख लिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने देख लिया, ठीक है। फिर आपने, मैंने कहा और ज्यादा सफिशिएंट एक चीज के एक से ज्यादा एविडेंसेस चेक करो। तो इसमें आपको एक बार बैंक स्टेटमेंट भी देख लेना चाहिए। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? क्यों? पेमेंट किया होगा ना, अगर इसी साल परचेस किया है तो पेमेंट किया होगा, और इतना बड़ा पेमेंट कैश में तो होता नहीं, सबको पता है। टैक्स में पड़ा 10 से ऊपर का पेमेंट नहीं पड़ा अभी तक, चेक से होता है। और चेक बोले तो बैंक स्टेटमेंट में आएगा, तुमने वो भी चेक किया। एक चीज के बारे में जो जो चीजें चेक कर सकते हो सब कर लो, सब करो। फिर इसने एक बढ़िया बात बोली, सर हम फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे। इसको बोलते हैं क्या, हम लिखेंगे आगे, क्या बोलते हैं? फिजिकल वेरिफिकेशन, की खुद आकर के देखो कैमरा है या नहीं है। तुमने देखा है और होशियारी लगाई, वहां चढ़ करके देखा कि वो ही नंबर है कि नहीं जो बिल में लिखा। इतना सर इसमें क्या दिखना है? अरे बेटा घपला हो सकता है। बिल तो ले लिया 3 लाख के कैमरे का, लगा हमने दिया 50,000 वाला कैमरा, खर्चा बढ़ा के दिखा दिया ताकि प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए तो टैक्स कम देना पड़े। ये काम है ऑडिट। तुमको बताऊं, एक बार हम ऑडिट करने गए एक होटल का, 5 स्टार होटल। होटल में हम गए बार का ऑडिट करने के लिए, बार का ऑडिट, ठीक है। घुस गए अंदर, मजा आ रहा था, और बार का ऑडिट करेंगे, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया ब्रांड लगे हुए सारे, सिर्फ हमने नाम ही सुने थे उनके या टीवी में देखा था, ठीक है। तो उनका जोरदार ब्रांड है, देखा, काउंटिंग करी। उसमें क्या होता है, स्टॉक टेकिंग होती है। उन्होंने लिखा भी अभी हमारे पास 1000 बॉटल्स पड़ी हुई है। तो हमने कहा ठीक है, ये रही 1000 बॉटल, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 से ऐसे गिन लिया, 1000 बॉटल है। फिर एकदम से मेरा जो सीनियर था उसने कहा यार एक बार ब्रांड देखें तो सही, पीना नहीं है, देखें तो सही। एक बार उसको बोला कि काम कर भैया, ये जो पैकेट पड़ा है ना डब्बा, इसमें से बोतल बाहर निकाल के दिखा यार, उनको देखना है। ओ अरे नहीं सर अलाउड नहीं है। कैसे अलाउड नहीं है? ऑडिटर है हम, मैं रिमार्क लगा दूंगा इसके ऊपर कि तुम्हारा टोटल कम है। अच्छा सर दिखा देता हूं। अंदर कुछ होता तो दिखाता, समझ में आ रहा है? खाली बॉक्सेस रखे हुए थे करीब करीब उसमें से 200। हमारी काउंटिंग में 1000 थे, लेकिन ध्यान रखिए 1000 में से 200 ओनली बॉक्सेस रखे हुए थे, अंदर बॉटल्स थी नहीं, या बॉटल थी भी तो खाली। अब सोचो इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ हो जाता, यही ऑडिटर को लगाना पड़ता है दिमाग, इतना आसान काम नहीं है। ये गए, हाँ आ गए ना, ठीक है। एक जगह ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे 300 चेयर्स थी। चेयर्स देखते हो ना, दिखा दिया सर ये देखो 300 चेयर परचेस किया, ये बिल देख लो, चेयर्स देख लो, फिजिकल वेरीफाई कर लिया 300 चेयर, ठीक है। फिर अगले साल ऑडिट करने के लिए आए, सर 300 चेयर ये पड़ी देख लो। एक्चुअली उनके पास चेयर थी नहीं। जब भी हम जाते ना ऑडिट से पहले, टेंट हाउस से चेयर मंगवा के लगा देते हैं।
सेम चेयर हर बार टेंट हाउस से मंगवा लेते। अरे यार ये तो गजब हो गया, ऑडिटर भी होशियार है, चार्टेड है भैया, इतना इतना खून जलाया अपना पढ़ पढ़ के सुबह से शाम तक। एक बार क्या गया उस चार्टेड ने पीछे अपना साइन कर दिया, जब इधर उधर कंपनी का कोई बंदा नहीं था ना, तो उसमें से 5-6 कुर्सियों के पीछे उसने अपना सीए का स्टाम्प ठोक दिया। उसने कहा आप देखता हूं मैं। अगली बार आया ऑडिट करने के लिए, लाओ चेयर सर, ये रही चेयर्स। सारी चेयर्स चेक कर ली, कहीं पर भी वो स्टैम्प नहीं था। पकड़ में आ गया कि आपने टेंट हाउस से चेयर्स मंगवा के हमको धोखा दे रहे हो भाई, ये एक्चुअल के अंदर आपके पास है ही नहीं। तो ध्यान रखिए, ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको समझा रहा था ट्रू एंड फेयर का मतलब। अब मेरे साथ एग्जाम्पल देखो, ट्रू का मतलब समझना, one video recording instrument shown in the balance sheet of Excel Academy, but actually there was no purchase. It means financial statement are not giving true view. True नहीं है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो झूठ है। परचेज दिख रही है, आपने फिजिकली चेक किया नहीं, एक्चुअल में वहां पे कोई कैमरा था ही नहीं। तो ट्रूली का मतलब क्या होता है? जो कुछ दिख रहा है वो सच होना चाहिए, कोई भी चीज झूठ नहीं है। सर फेयर का क्या मतलब होता है? अलग चीज है, पढ़ो। वन वीडियो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट परचेज बाय एक्सेल एकेडमी बट रिकॉर्डेड इन, कहां गलती से लिख दिया? P&L लॉस अकाउंट में। इसका मतलब ट्रूली रिकॉर्डेड तो है बट फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है। ऑडिटर का ये सब काम है। हमेशा ये मान के मत चलो कि सामने वाला धोखा ही देगा। आपने कैमरा 3 लाख रुपए लिखा है, लेकिन आपने बैलेंस शीट की जगह P&L में लिख दिया, तब भी आपका क्या P&L सही अमाउंट शो करेगा क्या? तो ऑडिटर दोनों काम करता है, ट्रू भी चेक करता है, फेयर भी चेक करता है। ना कुछ झूठा है, सब कुछ ट्रू है, ना कुछ छूटा है। जो जहां होना चाहिए था, जिस जगह पे आपने सब कुछ वहीं पे लिखा है। और बहुत सिंपल, तुमको 11th में सिखाते हैं, वेजेस किधर आना चाहिए ना सैलरी किधर आना चाहिए। सर वेजेस ट्रेडिंग में आना चाहिए, सैलरी P&L में आना चाहिए, नहीं तो ट्रेडिंग जीपी अलग दिखेगा, एनपी अलग दिखेगा। वो भी नहीं है तो इसका मतलब फेयरली प्रेजेंटेड, ट्रूली है, सब सही लिखा है, लेकिन फेयरली नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। तो ट्रूली रिकॉर्डेड वर्ड याद कर लो आज के लिए, ट्रूली रिकॉर्डेड, फेयरली प्रेजेंटेड, है ना। अब उसका आखिरी एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, जो फोटो स्टेट वाला था। ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को, आगे भी ये सारे एग्जाम्पल काम में आएंगे। तुम एक्सेल कॉमर्स एकेडमी का ऑडिट करने के लिए आए 15-16 में, तुमको दिखा एक्सेल के पास में बिल्डिंग है ना, वो अपनी वो वाली बिल्डिंग अपनी है उधर वाली। तो कैसे चेक करोगे? चलो जल्दी बता दो फटाफट से। सर सबसे पहले तो इसके रजिस्ट्री के पेपर देखेंगे जो कंपनी के नाम से हैं, फिर सर फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे। कैसे करोगे फिजिकली वेरीफाई? आके देख लेंगे जिस जमीन पे खड़े हैं वो एक्सेल एकेडमी के है कि नहीं है। आगे 15-16 में तुमने देख लिया, बाकी चीजें जो भी चेक करनी है करते ही हैं। 16-17 में फिर आए, बिल्डिंग तो वही है, तुमने फिर चेक किया। कैसे चेक करोगे? सर फिर वही रजिस्ट्री के पेपर, फिर वही फिजिकल वेरिफिकेशन। 17-18 में फिर आए, फिर वही रजिस्ट्री के पेपर, फिर वही फिजिकल वेरिफिकेशन। 18-19 में जब तुम आए तो हमने तुमको फोटो स्टेट दे दी, पेपर्स की फोटो स्टेट। तुमने कहा फोटो स्टेट क्यों दे रहे हो? 3 साल से ऑडिट कर रहे हो ना, तुम कर रहे हो। बिल्डिंग किसकी है? हमारी है। अभी भी तुम जिस जमीन पे खड़े हो वो बिल्डिंग किसकी? एक्सेल की। देख लो, अभी भी क्लासरूम वैसा ही बना हुआ है, अभी भी कैमरा वैसे ही लगा हुआ है, सब कुछ वैसा ही है ना। तो पर ओरिजिनल कहाँ है? अरे ओरिजिनल यार वो डायरेक्टर साथ में लेके चला गया यार, किसी की कोई डील चल रही थी तो लेके चला गया यार। तो देख लेना फोटो स्टेट, क्या फर्क पड़ रहा है? आप विश्वास कर लोगे, और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि बिल्डिंग तो हमारे पास ही दिख रही है आपको। वैसे ही हम क्लासेस ले रहे हैं, वैसे ही सारा लगा हुआ है, वैसे ही फोटोग्राफ्स लगी हुई है, वही टेबल, वही तरुण, वही मैं, वही बियानी सर, सब कुछ वो के वो है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपने ओके कर दिया, अब गड़बड़ी कहां हुई बताऊं? वो बिल्डिंग हमने ऑलरेडी पिछले साल बेच दी थी, और जिसको सेल किया उसी से रेंट पर वापस ले लिए। खोपड़ी समझ में आई बात? क्या बिल्डिंग हमने बेच दी और जिसको सेल किया उसी से वापस रेंट पे ले लिया। अब वो जो ओरिजिनल पेपर्स थे वो तो जिसको सेल किया उसके नाम पे ट्रांसफर हो गए। हमने उसकी 10-12 फोटो स्टेट करवा के रख ली, आपको दिखा दी, आप मान गए कि हाँ बिल्डिंग तो वही है। हमने क्या क्या बचा लिया? हमने अपना बिल्डिंग का सेल का पैसा पूरा घुमा दिया, आपको मिला ही नहीं। दूसरा जो रेंट हम हर महीने का पे कर रहे हैं खर्चा, वो भी हमने सारा उड़ा दिया। कहाँ दिखाया? बुक्स में। नहीं तो पकड़ लेते ना तुम। वो रेंट भी हमने सब इधर उधर पे कर दिया, बुक्स में कुछ नहीं दिखाया। इतना बड़ा बड़ा घपला हो सकता है। तो ऑडिट करने का काम आसान नहीं है। आपको उसी के लिए हम तैयार कर रहे हैं कि सब चीजें एकदम जासूस बन के जाओ, बहुत कुछ है ना। इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है,
बट दया कुछ तो गड़बड़ है, बराबर। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। तो आज के लिए हमारा काम, कुछ खास वर्ड। ओपिनियन का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ओपिनियन देगा वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ट्रू एंड फेयर वर्ड का मतलब ट्रूली रिकॉर्डेड, जो है वो सच है, और फेयरली प्रेजेंटेड भी है, कि अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से जो चीज जहां होनी चाहिए वहीं पे लिखी गई है, अपने को ध्यान रखना है। तो उसमें एक आखिरी लाइन मुझे बता दो। सोचो तुम मैगी नेस्ले का ऑडिट करने के लिए गए। ये तब की बात है जब नेस्ले पे केस चल रहा था। तुम नेस्ले की ऑडिट करने के लिए गए और नेस्ले पे बहुत बड़ा वाला केस चल रहा था, कभी भी प्रोडक्ट बंद हो सकता था। बोलो ये चीज कहां पे डिस्क्लोज होनी चाहिए थी? अकाउंट्स आती है ना तुम लोग को, सब जानते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे जो नोट्स आएंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसमें कंटीजेंट लायबिलिटी नाम का एक वर्ड आता है, उसमें आपको ये केस लिखना चाहिए। तो अब आप ऑडिटर हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको पता है कि केस चल रहा है ना। आप गए, आपने बैलेंस शीट देखा, डिस्क्लोजर है ही नहीं, तो आपको कंपनी को बोलना चाहिए कि सर क्यों नहीं है, बराबर। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, 100% बायस तो नहीं होगा, फिर हम किस लिए बैठे हैं? हम चेक करेंगे ये चीजें, हम चेक ही तो कर रहे हैं। अच्छा, बायस का मतलब क्या सोच रहे हो? मतलब सब गलत ही होगा? बायस फ्री का मतलब भी नहीं समझा मैं। नहीं, हाँ भाई, हम 100% गारंटी तो किसी चीज की नहीं दे रहे हैं। हमको जितना बताया गया और हमने जो किया उसके हिसाब से जो है वो ट्रू एंड फेयर है। नहीं, अनऑफिशियली अब वो एक चीज बहुत क्लियर हो गई, मुझे जब तक बताया नहीं जाएगा, अगर मैनेजमेंट ही मुझे एक झूठी अगर चीजें दे दे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता मैं। जैसे सत्यम वाला केस पता है, सुना है? कल सत्यम वाला केस पूरा क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। इंडिया का सबसे पहला सबसे बड़ा फाइनेंशियल घोटाला स्कैम, उसमें मिला हुआ कौन था? खुद कंपनी का चेयरमैन। तो अगर कंपनी का चेयरमैन ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, फिर तो उस फ्रॉड को कोई भी रोक नहीं सकता है। हाँ, हाँ, लाइबल होता है ना ऑडिटर भी। रीजन दे रहा हूं मैं, ऑडिटर अगर ये प्रूव कर देता, कल सत्यम वाला केस सुनना, मुझे आते ही याद दिलाना सर सत्यम वाला केस बताओ। अगर ऑडिटर ये प्रूव कर देता है कि मैंने अपने 100% एफर्ट्स लगाए, मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं थी, तो ऑडिटर सेफ है। वहां अगर पता लग गया कि ऑडिटर ने नेग्लिजेंट बिहेवियर कर दिया या ऑडिटर खुद मिल गया मैनेजमेंट के साथ में, तो इसका मतलब है ऑडिटर भी पनिशेबल रहेगा। पहली चीज। दूसरा सुनो, एक क्वेश्चन अभी जैसे तुम लोग के दिमाग में आया, एक और आएगा, सुनना, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूं। तुमको ऑडिट फीस देने वाला कौन है? तो तुम क्यों कंपनी के अगेंस्ट में रिपोर्ट बनाओगे? सोच रहे हो? बात समझ में आ रही है मेरी? ध्यान से सुनना। तुमको तुम्हारी फीस कौन देगा? जिसकी तुम ऑडिट कर रहे हो। तो क्या तुम कभी लिखोगे कि नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू? फिर भी लिखोगे, इसीलिए तो तुम चार्टेड हो। यहां बहुत सारे ऐसे मॉनिटरी इंप्रेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे? बट आप एक ऑडिटर बनने जा रहे हो, आपको इन सबके बावजूद भी आपको पता है शायद अगले साल वो आपको ऑडिट नहीं देगा, फिर भी आपके एथिक्स हैं और आपका ये कोर्स ही इसीलिए है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फाइनेंस आपके ऊपर एक्शन तो हो गई होगा, लॉजिकली भी गलत होगा। सीधा सा एग्जांपल दूं, तुम लोग ने अभी ऑडिट का फीस तो देना बाकी है, लॉ का फीस दे दिया सबने? दे दिया सबका लॉ का फीस आया ना। अभी मैं घटिया पढ़ाना चालू कर दूं तो फीस आ गया ना, फीस रिटर्न भी नहीं हो गया। बोलो, तुम्हारे डाउट्स बाद में देखेंगे। सर ये चेक करो, नहीं करूंगा, ये टॉपिक इतना ही पढ़ाऊंगा। मैं क्यों अच्छा पढ़ाऊं तुमको? तुमने तो फीस दे दिया, मेरा काम खत्म हो जाना चाहिए। अगली बार का अगली बार देखेंगे यार, तुम क्या कर लोगे अगली बार मेरा? तुम क्या कर लोगे अगली बार मेरा? सर हम लोगों को मना कर दें, कर दो, ऑनलाइन क्लासेस में चला जाऊंगा मैं। सिर्फ ये हमारा क्या है, एथिक्स, कि नहीं यार सिर्फ फीस से हमारा काम खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, उसमें भी आफ्टर क्लास सर्विस देने के लिए तो हम बाउंड है ही नहीं, आपको पढ़ाने के लिए बाउंड है, देने पढ़ा दें बहुत बढ़िया, बस बात खत्म हो गई। फिर भी अपन ऐसा क्यों करते हैं?
टीचर है, हमारा एथिक्स है। वैसे ही तुम लोग क्या बनने जा रहे हो, चार्टेड। तो ये तुम 100, ये कंफ्यूजन तो आता ही आता है, सर जो फीस दे रहा है उसी के अगेंस्ट में हम लिख के दे रहे हैं ट्रू एंड फेयर। यस भाई, यही तो फिर चार्टेड की क्वालिटी है। हर कोई इसीलिए तो कोर्स नहीं कर रहा है। फीस होने के बावजूद भी हो सकता है तुमको अगले साल वो ऑडिट ही नहीं दे, निकलो बाहर, हमारे खिलाफ अगेंस्ट में रिपोर्ट दिया तुमने, फिर भी जो सही है वही तुमको वहां पे लिखना है। अच्छा, बाकी ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तुमको लग रहा है अपना सपना तो मनी मनी है, तुमने खुद ने एक लाइन को कह दिया प्रॉफिट का 10% दे देना भाई, जैसा बोलोगे रिपोर्ट बना दूंगा, बना दो। उससे क्या होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर पकड़े गए तो तुम्हारा मेंबरशिप तो सस्पेंड होगा सो होगा, फिर जेल यात्रा तो है ही तुम्हारे लिए। ये सब चीजें अपने को ध्यान में रखने हैं। बराबर, ठीक है, क्लियर यहां तक का मामला, इतना आज करो, कल आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।